हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ द सीरीज। तो इस वीडियो सीरीज में हम NIOS के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं फॉर DSSB PRT पार्ट बी। ठीक है। सो अभी तक के जो भी वीडियोस हमने करे उसमें हम कोर्स 501 एंड 502 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे कोर्स 503 का ब्लॉक 1, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेजेस, यानी कि भाषाओं के बारे में ये पूरा कोर्स है और उसी के हम जो बेसिक क्वेश्चंस है वो करने वाले हैं। ठीक है। सो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी और बिना कोई समय गवाते हुए हम पहला क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो का। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज the term that refers to collective group of people who use particular language or language variety is dash। तो किसी विशेष भाषा या बोली का उपयोग करने वाले लोगों के सामूहिक समूह को क्या कहा जाता है। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के ग्रुप को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शंस है पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था, बी स्पीच कम्युनिटी, भाषिक समुदाय, सी लिंग्विस्टिक हायरार्की, भाषाई पदानुक्रम, और डी स्टैंडर्ड डायलेक्ट मानक बोली। तो आप पॉज करके और दोबारा पढ़ के और अपने मन में जवाब दे सकते हो। मैं आपको सीधा आंसर्स की तरफ लेके जाती हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है, आंसर है ऑप्शन बी विच इज स्पीच कम्युनिटी, यानी कि भाषिक समुदाय। बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। ठीक है, कि एक ही तरह की भाषा बोलने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, स्पीच कम्युनिटी। ठीक है, हम घर में एक स्पीच कम्युनिटी है, घर में हम अपनी मदर टंग बोलते हैं, वो एक स्पीच कम्युनिटी है। स्कूल में सब लोग एक ही तरह की भाषा बोलते हैं, चाहे हिंदी इंग्लिश मिक्स भी होती है चाहे, ठीक है, वो एक स्पीच कम्युनिटी है। पंजाबी एक स्पीच कम्युनिटी, यानी कि एक लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों के ग्रुप को क्या कहा जाता है, स्पीच कम्युनिटी। यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शायद पहले पूछा भी जा चुका है और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसे पूछते हैं डैश इज द ओनली वाइटल पार्ट ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स यूजेज। तो इसमें ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन ऐसा कुछ दे देंगे, नहीं, इसका आंसर भी हमारे पास स्पीच कम्युनिटी होगा। ये हमें ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन शायद पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन एम्फेसाइजेस दैट चिल्ड्रन आर बोर्न विद इनेट कैपेसिटी फॉर लैंग्वेज, अ कॉन्सेप्ट मोस्ट फेमसली प्रपोज्ड बाय नियोम चॉम्स्की नोन एज। भाषा अधिग्रहण का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि बच्चे भाषा की एक सहज क्षमता के साथ पैदा होते हैं। इस अवधारणा को नियोम चॉम्स्की ने प्रसिद्ध रूप से प्रस्तावित किया था। इसको क्या कहा जाता है, बेसिकली इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, जिसमें नियोम चॉम्स्की ने कहा था कि जो बच्चे के अंदर इनेट कैपेसिटी होती है, यानी कि जन्म से ही ऐसी वो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, जिससे वो भाषा सीख जाते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए यूनिवर्सल ग्रामर, सार्वभौमिक व्याकरण, बी स्पीच कम्युनिटी, भाषिक समुदाय, सी क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस, नाजुक अवधि परिकल्पना, डी दी ऑडियो लिंगुअल मेथड, श्रव्य मौखिक विधि। ये तो मतलब बिल्कुल भी मिलता जुलता ऑप्शन नहीं है, तो हम इसके आप इसको एक बार पॉज करके दोबारा पढ़ सकते हो इसको। इसका करेक्ट आंसर हम देख लेंगे बट ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है यूनिवर्सल ग्रामर, यानी कि सार्वभौमिक व्याकरण। तो यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो हमें ये याद रखने की किसने दिया था, यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया था नियोम चॉम्स्की ने। तो नियोम चॉम्स्की का बेसिकली ये कहना था कि हर एक बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसमें इन्नेट यानी कि इनबिल्ट यानी कि पैदाई ऐसी एक क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, जिससे वो कोई भी लैंग्वेज सीख जाता है। ठीक है, जो उसके आसपास बोली जाती है। उसको कुछ ऐसे रूल्स नहीं सिखाए जाते, ये नाउन है, प्रोनाउन है, ये ऐसे करके नहीं, नथिंग, कोई टेंस काल कुछ नहीं। उसमें इन्नेट कैपेसिटी होती है, उसके आसपास जो लैंग्वेज बोली जाती है वो सीख लेता है। उसके आसपास हिंदी बोली जाती है, हिंदी सीख लेगा, इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश सीख लेगा। ऐसा नहीं है कि अरे हिंदी परिवार में पैदा हुआ है और इंग्लिश एनवायरनमेंट में पढ़ रहा है तो मतलब वो सीख नहीं पाएगा। नो, कोई भी लैंग्वेज सीखने की एक इनेट कैपेसिटी होती है, जिसको यूनिवर्सल ग्रामर बोला जाता है, जो कि कॉन्सेप्ट दिया था नियोम चॉम्स्की ने। सो ये जो नियोम चॉम्स्की, इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का, LAD का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब LAD और यूनिवर्सल ग्रामर में मतलब क्या डिफरेंस है, एक दूसरे से जुड़ी थ्योरीज है। LAD वो मेंटल डिवाइस है, ठीक है, जो कि बच्चे के दिमाग में होता है, जिससे वो भाषा सीख पाता है। एंड यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब है कि हर एक भाषा में एक ऐसे मतलब स्पेसिफिक और कॉमन रूल होते हैं जो बच्चे में क्षमता होती है इनेटली सीखने की। और जो LAD होते हैं यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, वो उसकी
मेंटल डिवाइस है एक, ठीक है। और आई होप आपको समझ आ गया होगा कि दोनों में फ़र्क क्या है। दोनों में फ़र्क ये है कि वो एक मेंटल डिवाइस है और एलईडी का जो यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब होता है कि जितनी भी भाषाएं होती है ना उनमें कुछ एक ग्रामेटिक रूल्स कॉमन होते हैं जो जिनको सीखने की क्षमता हर एक बच्चे में इननेटली होती है, जन्म से ही होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन स्टीफन क्रेशन्स व्यू ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, फ्लुएंसी कैन नॉट बी टॉट डायरेक्टली बट emerges over time. The best way to facilitate this emergence is by providing स्टीफन क्रेशन के द्वितीय भाषा अधिग्रहण यानी कि सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के दृष्टिकोण में धारा प्रवाहता यानी कि फ्लुएंसी, बोलने में जो मतलब अच्छे से बोल पाना किसी भी लैंग्वेज को, धारा प्रवाहता को सीधे सिखाया नहीं जा सकता बल्कि वह समय के साथ उत्पन्न होती है, इमर्ज होती है। इस उत्पत्ति को सुगम बनाने में सबसे अच्छा तरीका क्या है, ठीक है। यानी कि एक फ्लुएंसी को मतलब एक किसी सेकेंड लैंग्वेज जब हम लर्न करते हैं उसमें फ्लुएंसी आए, इसका सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? दिया किसने? स्टीफन क्रेशन ने, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं ग्रामर ड्रिल्स एंड रेपिटेशन, डायरेक्ट मेथड व्याकरण अभ्यास और दोहराव करा के उसके, ठीक है। बी है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, समझने योग्य इनपुट। सी है एरर करेक्शन एंड इमिटेशन, त्रुटि सुधार और नकल। और डी है हमारे पास नॉलेज ऑफ L1 ग्रामर, यानी कि जो पहली भाषा उसकी थी ना लैंग्वेज 1, उसका अगर ग्रामर उसको अच्छे से, उसका ग्रामर का ज्ञान यानी कि उसकी नॉलेज अगर उसको अच्छे से है तो वो इस लैंग्वेज में फ्लुएंसी उसकी बार बार मतलब उसकी ओवर द टाइम बहुत अच्छी हो जाती है। तो एक बार इसको पॉज करके आप वीडियो के इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। हम इसके डायरेक्ट जो है सॉल्यूशन पे जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी विच इज कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, यानी कि समझने योग्य इनपुट। तो सबसे पहले तो हमें यही याद रखना है कि क्रेशन ने क्या मतलब क्रेशन की जो थ्योरी थी उसमें मतलब ऐसे टर्म हमें याद रखने की जैसे कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट जो है सेकेंड लैंग्वेज में काम आती है, ये किसने दिया? क्रेशन ने दिया, ठीक है। वो सब तो ठीक है, बट अब होता क्या है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट यानी कि समझने योग्य इनपुट। तो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट यानी कि बच्चे को जब कोई नई लैंग्वेज सीख रहा है, कोई सेकेंड लैंग्वेज खास करके अगर कोई सीख रहा है तो उसको समझने लायक सेंटेंस दो या समझने लायक भाषा की इनपुट दो, बट थोड़ा सा चैलेंजिंग भी बना दो उसको। जैसे कि पुट द बुक ऑन द टेबल, ऐसे हमने बोला उसको, ठीक है। या फिर हमने ऐसे कहा कि द कैट इज ऑन द टेबल। अब उसको कैट पता है, उसको टेबल पता है, तो उसको ऑन का मतलब हम समझा सकते हैं। या फिर वो खुद का दिमाग लगा के कुछ तो मतलब अगर वो देख रहा है कि कैट टेबल पर है तो उसको खुद से पता चलेगा कि ऑन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसको कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट कहते हैं कि इतनी फिर मुश्किल भी इनपुट नहीं दो। इनपुट आप समझ रहे हो ना, पढ़ना सुनना, इतना मुश्किल भी भाषा उसकी तरफ मत मतलब इनपुट मत दो उसको कि उसको समझ ही ना आए। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट यानी कि थोड़ा सा चैलेंज भी हो उस सेंटेंस में, बट उसकी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके फिर वो जो है उसको कॉम्प्रिहेंड भी कर पाए। सो दैट इज कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। जैसे कि रब द ब्लैक बोर्ड, यहाँ पे भी एग्जांपल दिया ना कि रब द ब्लैक बोर्ड, पिक अप द पेंसिल, रीड फ्रॉम द चार्ट। तो उसको कुछ कुछ चीजें ऑलरेडी जैसे ब्लैक बोर्ड, पेंसिल, चार्ट उसको पता है, बट रीड उसको पता है, फ्रॉम का मतलब समझ आ जाएगा उसको, ठीक है। तो वो सब है कि आप ऐसे इनपुट दो जिसमें थोड़ा सा चैलेंज हो बट उसको वो कॉम्प्रिहेंड कर पाए, उसको वो समझ पाए और कुछ सीख पाए। सो दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय क्रेशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। The conscious knowledge of a language, its grammatical rules and vocabulary typically gained through formal schooling is referred to as। किसी भाषा का सचेत ज्ञान उसके व्याकरण के नियम और शब्दावली जो आमतौर पर औपचारिक स्कूली शिक्षा के माध्यम से प्राप्त की जाती है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। फॉर्मल लैंग्वेज लर्निंग को क्या कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा का अधिग्रहण। बी लैंग्वेज लर्निंग, भाषा सीखना। सी लैंग्वेज इनेटनेस, भाषा की सहजता या जन्मजात क्षमता। डी कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, समझने योग्य इनपुट। ये तो हमने अभी किया है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। तो इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी विच इज लैंग्वेज लर्निंग। तो यहाँ पे ना दो टर्म्स हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा अधिग्रहण और भाषा सीखना लैंग्वेज लर्निंग। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, फर्स्ट लैंग्वेज एक्वायर होती है, फर्स्ट लैंग्वेज में लैंग्वेज एक्विजिशन होती है, और जो सेकेंड लैंग्वेज होती है ना वो लैंग्वेज लर्निंग होती है। सो फर्स्ट लैंग्वेज में लैंग्वेज एक्विजिशन होती है। एक्विजिशन मतलब भाषा को एक्वायर करना, ठीक है। यानी कि ये जो एक्विजिशन होती है ना, जो अधिग्रहण होता है, ये नेचुरल एनवायरनमेंट में होता है। इसको हम सुन के देख के लोगों को, ठीक है, आसपास से सीखते हैं। और जो लैंग्वेज लर्निंग होती है ना, वो हम जब प्रॉपर लैंग्वेज का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, लैंग्वेज के रूल्स, उसकी वोकैब, वो पूरा पढ़ते हैं, जो क्लासरूम सेटिंग में यानी कि फॉर्मल सेटिंग में होता है, औपचारिक तरीके से जब हम किसी भाषा को सीखते हैं, वो लैंग्वेज लर्निंग होता है। सो वही डिफरेंस है दोनों में, लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म डिस्क्राइब्स द स्टेज इन चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट व्हेन अ सिंगल वर्ड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एंटायर सेंटेंस वर्थ ऑफ मीनिंग। जैसे कि
बच्चा पानी मांगना चाह रहा है तो आई वॉन्ट वाटर की जगह वो सीधा कहेगा वाटर, ठीक है। बच्चे के भाषा विकास में उस अवस्था को क्या कहा जाता है जब एक अकेले शब्द का उपयोग पूरे वाक्य के बराबर अर्थ व्यक्त करने के लिए वो बच्चा करता है। उदाहरण के लिए मुझे पानी चाहिए के लिए वो सिर्फ ये बोलेगा कि पानी, ठीक है। आपके ऑप्शंस है कौन सी स्टेज है ये है आपके ऑप्शंस है बैबलिंग स्टेज, जब वो बड़बड़ाता है, बड़बड़ाने की अवस्था। बी है 2 वर्ड स्टेज, 2 शब्द की अवस्था। सी है होलोफ्रेस्टिक स्पीच, एकल शब्द वाक, होलोफ्रेस्टिक स्पीच ही इसका दूसरा जो अनुवाद है या ट्रांसलेशन है। डी है टेलीग्राफिक स्पीच, तार युक्त वाक या फिर टेलीग्राफिक स्पीच भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है जब बच्चा पूरा सेंटेंस एक वर्ड में कहना चाहता है तो उस स्पीच को हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं होलोफ्रेस्टिक स्पीच। ये भाषा यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के किस स्टेज पे आता है, ये 1 वर्ड स्टेज पे आता है। एक तो ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सीधा ये पूछ लेंगे होलोफ्रेस्टिक स्पीच कौन सी जो है स्टेज पे आता है लैंग्वेज लर्निंग के या लैंग्वेज एक्विजिशन कहूंगी मैं इसे, लैंग्वेज एक्विजिशन के। सो इसमें ऐसा कुछ मतलब मुश्किल नहीं है, मेनली तो हमें याद ही रखना है कि इसको होलोफ्रेस्टिक स्पीच किस चीज को कहा जाता है, ठीक है। ये डेफिनेशन याद रखनी है, बाकी इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। जैसे इसमें तो नहीं, जैसे बच्चा कहेगा उसको स्कूल जाना है तो स्कूल जाने के अलावा सिर्फ स्कूल ऐसे बोलेगा। उसको खाना चाहिए तो मुझे खाना दे दो की जगह वो खाना सिर्फ यही बोलेगा। मम्मी को बुलाना है तो आप इधर आ जाओ, ऐसा पूरा नहीं बोलेगा, सिर्फ मम्मा मम्मा करके चिल्लाता है, ठीक है। इस चीज को होलोफ्रेस्टिक स्पीच बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच एरिया ऑफ द ब्रेन टिपिकली इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर इज एसोसिएटेड विद फिजिकल एबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पीच एंड कंस्ट्रक्ट ग्रामेटिकल सेंटेंसेस, ठीक है। स्पीच प्रोडक्शन से रिलेटेड कौन सा ब्रेन का एरिया है। मस्तिष्क का वह कौन सा क्षेत्र है जो आमतौर पर बाएं हेमिस्फीयर में गोलार्ध में पाया जाता है और जो भाषा उत्पन्न करने यानी कि स्पीच प्रोडक्शन तथा व्याकरणिक वाक्य बनाने ग्रामेटिकल सेंटेंसेस को बनाने की क्षमता से जुड़ा होता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके वर्निकेज एरिया, बी है ब्रोकाज एरिया, सी है ऑडिटरी कॉर्टेक्स और डी है हमारे पास सेरिबेलम, ठीक है। तो कौन सा एरिया है जो स्पीच प्रोडक्शन में यूज होता है ब्रेन का, वो कौन सा एरिया है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी विच इज ब्रोकाज एरिया। तो देखो 2 एरियाज है हमारे पास जो हमें याद रखना है, जिनके फंक्शन हमें याद रखना है। एक तो है ब्रोकाज एरिया और एक हमारे पास है वर्निकेज एरिया। सो ब्रोकाज एरिया लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है, मतलब ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर में होता है। ब्रोकाज एरिया का मतलब जो फंक्शन होता है वो स्पीच प्रोडक्शन होता है, फ्लुएंटली बोल पाना इसका काम होता है, ठीक है। सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट हो, ग्रामर अच्छे से यूज करना, ठीक है, वो ब्रोकाज एरिया का काम होता है। वर्निकेज एरिया का काम होता है उसको भाषा को समझना, स्पीच कॉम्प्रीहेंशन उसका काम होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि वर्निकेज एरिया जो है उसका क्या काम होता है। अब अगर ब्रोकाज एरिया में अगर दिक्कत आ जाती है, डैमेज हो जाता है, तो हो सकता है वो दूसरे की बात समझ पाए बट वो खुद नहीं बोल पाता है, ये दिक्कत आती है, इसको ब्रोकाज अफेजिया बोला जाता है। और अगर वर्निकेज एरिया में दिक्कत आए तो हो सकता है वो बोल बहुत कुछ रहा है बट बड़बड़ा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि वो स्पीच कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पा रहा, समझ ही नहीं पा रहा। तो ये जो है 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इन 2 एरियाज के, इनको हमें याद रखना है। ब्रोकाज एरिया स्पीच प्रोडक्शन के काम आता है, वर्निकेज एरिया स्पीच कॉम्प्रीहेंशन यानी कि भाषा को समझने के काम आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अप्रॉक्सिमेट नंबर ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन हिंदी साउंड सिस्टम। तो हिंदी में कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं 20 वॉवल्स 24 कॉन्सोनेंट्स, 10 वॉवल्स 33 कॉन्सोनेंट्स, 10 वॉवल्स 24 कॉन्सोनेंट्स, 20 वॉवल्स एंड 33 कॉन्सोनेंट्स। तो हिंदी में कितने स्वर और कितने व्यंजन है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास, देखो इंग्लिश के भी पूछे जा सकते हैं, हिंदी के भी पूछे जा सकते हैं। तो हमारे पास इंग्लिश में अगर हम देखे जाएं तो इंग्लिश के AEIOU ये नहीं है वोवल्स, ठीक है। इंग्लिश में टोटल 20 वोवल्स हैं और वहीं कॉन्सोनेंट्स कितने 24 और टोटल फिर कितनी साउंड्स हो गई 44 साउंड्स हो गई जब हम इंग्लिश की बात करते हैं। वहीं देखें अगर हिंदी में 10 वोवल है और 33 कॉन्सोनेंट्स है और टोटल साउंड्स हमारे पास है 43। तो ये जो है क्वेश्चन में पूछा जा सकता है हिंदी का भी और इंग्लिश का भी, हमें ध्यान रखना है। इंग्लिश का 20, 24, 44 उसका आएगा और हिंदी का 10, 33, 43 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज वास्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय लैंग्वेज बिलोंगिंग टू हाउ मेनी मेजर लैंग्वेज फैमिलीज। यानी कि इंडिया में बहुत सारी भाषाएं हैं बट मेजर कितनी लैंग्वेज फैमिली, कितने भाषा परिवार हैं टोटल, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या 5। कितने भाषा परिवार हैं
तो आप कमेंट्स में भी बता सकते हो बिना इसको आंसर देके, बट मैं आपको सीधा करेक्ट आंसर की तरफ लेके जाती हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी, यानी कि चार भाषाई परिवार है इंडिया की। जो इतनी भी लैंग्वेजेस है ना, उनको चार लैंग्वेज फैमिलीज में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन सी? इंडो आर्यन, द्रविडियन, तिब्बतो बर्मन और ऑस्ट्रियो एशियन या फिर मुंडा भाषा परिवार। ठीक है, सो ये भी हमें याद रखना है कि कौन सी भाषा परिवार में कौन सी लैंग्वेज आती है। जैसे मान लो उन्होंने पूछा कि कुरुक, अब देखो ये तो सबने सुनी है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तो कुरुक कौन सी भाषा परिवार में आती है, ये याद रखो, क्योंकि एनआईएस में दिया गया, हो सकता है वो पूछ ले। ठीक है, अब तिब्बतो ब्राह्मण ज्यादातर हमें पता है नॉर्थ ईस्टर्न भाषाएं होंगी, तो ठीक है, अगर मतलब ज्यादातर सुनी लग रही है ना कि नॉर्थ ईस्टर्न है। और जैसे मुंडा तो समझ ही आ गया कि मुंडा फैमिली का है, इसको ऑस्ट्रो एशियन भी कहा जाता है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। और ऐसे इंडो आर्यन की कौन कौन सी भाषा जो है इंडो आर्यन फैमिली की है, वो भी हमें याद रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द 1961 लैंग्वेज सेंसस ऑफ इंडिया अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी मदर टंग्स वर आइडेंटिफाइड, कि भारत की 1961 की भाषा जनगणना में लगभग कितनी मातृभाषाओं को पहचान की गई थी। कितनी मातृभाषा इंडिया में है अकॉर्डिंग टू 1961 का लैंग्वेज सेंसस? ऑप्शन है 1473, बी है 1936, सी है 1652 या फिर डी है 1957। इंडिया में टोटल कितनी मदर टंग्स हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द बुक। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास मोर देन 600, यानी कि 1652। तो 1961 में इंडिया का जो लैंग्वेज सेंसस था उसके अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल 1652 जो मदर टंग्स हैं। ठीक है, ये मदर टंग्स हैं और 193 लैंग्वेजेस में इनको मतलब फर्दर क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, यानी कि मदर टंग भी अलग अलग हो जाते हैं ना, डायलेक्ट भी इनके, फिर एक लैंग्वेज के अलग अलग डायलेक्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से 193 लैंग्वेजेस की 1652 मदर टंग्स हैं। इसके अलावा यहाँ जो इन्फॉर्मेशन और हम देख सकते हैं कि एक तो मल्टीलिंगुअलिटी तो इंडिया में है ही, उसमें तो मतलब कोई शक नहीं है जब इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं। तो 8th शेड्यूल में ये लैंग्वेजेस दी गई हैं। 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस दी गई हैं? 22 लैंग्वेज दी गई है, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, स्टार्टिंग में कितनी थी इसमें? 14 लैंग्वेज थी और धीरे धीरे अभी इसका नंबर कितना हो चुका है? 22। तो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। सो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है। द पीरियड बिटवीन 2 to 14 years is referred to as the critical period for acquiring language because after this period it becomes especially difficult to master the language naturally, particularly in terms of 2 से 14 वर्ष की अवधि को भाषा अधिग्रहण के लिए नाजुक अवधि यानी कि क्रिटिकल पीरियड कहा जाता है। देखो इसमें भाषा सीखने की बात नहीं हुई है, लर्निंग की बात नहीं हो रही है, एक्वायरिंग की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि इस उम्र के बाद भाषा को जब हम सीखते हैं तो महारत हासिल करना विशेष रूप से कठिन हो जाता है। खासकर किस चीज में दिक्कत आती है? क्रिटिकल पीरियड के बाद जब हम भाषा सीखने की कोशिश करते हैं तो किस चीज में खास करके दिक्कत आती है? बेसिकली ये क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ग्रामर एंड वोकैबुलरी की व्याकरण और शब्दावली सीखने में, बी प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण सीखने में, सी स्टोरी टेलिंग करने में, या डी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की पढ़ के समझने में दिक्कत आती है। अब प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हो अपने आसपास भी, जब दूसरी भाषा का जो एडल्ट इंसान हिंदी सीखने की बोलने की कोशिश करता है तो किस चीज़ में उसको बेसिकली, चाहे वो पूरा सीख चुका है बट कौन सी चीज़ अलग हमें साउंड करती है उसकी। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है प्रोनाउंसिएशन। तो 2 से 14 साल के बच्चों में जिनको हम एक्सेंट बोलते हैं ना, वो एक्सेंट वो डेवलप हो जाता है, पक्का हो जाता है। फिर आप कोई भी भाषा सीख रहे हो आपका एक्सेंट जरूर आता है उस भाषा में। जैसे फॉरेनर्स हिंदी बोलते हैं तो वो किस एक्सेंट में बोलते हैं, क्योंकि अब वो सीख जाएंगे बट उनका जो एक्सेंट है, उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो उस पर पकड़ नहीं रहती है। सो 2 से 14 साल की उम्र जो है वो क्रिटिकल पीरियड होता है लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए, ये भी हमें याद रखना है। और इसके बाद किस चीज में दिक्कत आती है? ग्रामर और वोकैब। वो कह रहे हैं कि व्याकरण और वोकैबुलरी तो हम फिर भी सीख सकते हैं क्योंकि हमारे पास सोर्सेज हैं, बट जो वो भाषा में जो प्रोनाउंसिएशन है ना, वो हमारी जो मदर टंग है उसका रह जाता है। सो वो आंसर है इसका प्रोनाउंसिएशन। ये जो पूरी थ्योरी है इसको किस चीज से हम देखते हैं? इसमें ना 2 केसेस दिए गए हैं बुक में। एक तो जीनी का केस है, इसमें एक इजाबेला का केस है। जो इजाबेला थी ना, इजाबेला को जो क्या किया गया था, जो इजाबेला की मम्मी थी उसने उसको 6 साल तक कोई भी लैंग्वेज उसके पास पहुंची नहीं, 6 साल तक उसको छुपा कर रखा। तो जब 6 साल के बाद जब जो इजाबेला को डिस्कवर किया गया और उसको भाषा सिखाई गई तो उसने सीख ली वो भाषा। बट जिनी जब
जिनी को जब डिस्कवर किया उसका भी यही था कि जिनी को भी एक कमरे में बंद रखा गया था 13 साल की उम्र तक, बट क्योंकि 13 से 14 साल तक क्रिटिकल पीरियड होता है, इसके बाद जब जिनी को लैंग्वेज सिखाने की कोशिश की गई तो मतलब वो थोड़े बहुत वर्ड्स वगैरह तो सीख गए, बट वो उस लेवल तक, उस फ्लुएंसी तक भाषा की जो एक्विजिशन उसमें नहीं हो पाई। तो लैंग्वेज एक्विजिशन का भी एक क्रिटिकल पीरियड होता है जो कि है 2 to 14 ईयर्स। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।